Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the limit test for arsenic. ठीक है, इससे पहले हम लोग आयरन के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग लेड के बारे में पढ़ चुके हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है आर्सेनिक के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसके अलावा ये लिमिट टेस्ट थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये तब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. बेसिकली लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम होता है गटजेट टेस्ट. ठीक है, गटजेट टेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये गटजेट एपरेटस में परफॉर्म किया जाता है. इससे पहले आपने जितने भी लिमिट टेस्ट देखे सभी के सभी आपके नेजुलर सिलेंडर में परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, या आपके सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म किए गए थे. लेकिन ये अकेला टेस्ट है जिसके लिए एक स्पेसिफिक डिजाइंड एपरेटस यूज़ किया जाता है और उस एपरेटस को हम बोलते हैं गटजेट एपरेटस. इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक या गटजेट टेस्ट बोलते हैं. इसके बाद आर्सेनिक जो है आपकी, आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक इम्प्योरिटी है. अगर ये अपनी परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा किसी कंपाउंड में पाई जाती है या किसी सैंपल में या किसी ड्रग में पाई जाती है तो एज यूजुअल ये क्या करेगी, ये अपने फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट शो करेगी. ठीक है, या टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है. ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. इसलिए सबसे पहली लाइन यहाँ पर लिखी गई है, आर्सेनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल हार्मफुल और टॉक्सिक इम्प्योरिटी. ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक बहुत ही खतरनाक या बहुत ही फिजियोलॉजिकल हार्मफुल इम्प्योरिटी है. ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में. बेसिकली जो आर्सेनिक है आपका, आर्सेनिक किसी भी सैंपल में या किसी भी ड्रग में दो फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, दो फॉर्म में, या तो ये ट्राइवेलेंट फॉर्म में पाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्राइवेलेंट फॉर्म. ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो. ठीक है, इसके पास प्लस के 3 होते हैं. या फिर ये बहुत ही रेयर केस में ये पाया जाता है पेंटावेलेंट फॉर्म में. पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी, 5 पॉजिटिव आयंस इसके पास होते हैं. अधिकतर मात्रा में 90% लगभग ये आपका पाया जाता है ट्राइवेलेंट फॉर्म में, लेकिन पेंटावेलेंट फॉर्म में भी पाया जाता है. इसके अलावा अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल एक रिएक्शन पर बेस्ड होता है. वो रिएक्शन आपकी होती है आर्सेन गैस के बीच में, आर्सेन गैस और मर्क्यूरी क्लोराइड के बीच में होती है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आर्सेन गैस विद HgCl2 दैट मीन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर. ठीक है, पेपर होता है आपका जिसमें ये येलो स्ट्रेन, येलो कलर के छोटे छोटे स्पॉट बनाता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमको पता लगता है कि इसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं है. आपका एक एपरेटस होता है गटजेट, उसके टॉप पे आपका मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को फिट किया जाता है और जब आपके आर्सेनिक गैस आर्सेन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के कांटेक्ट में आती है तो उस पेपर पर वो येलो कलर के धब्बे या स्टेन बनाती है, जिसकी वजह से इंडिकेट हो जाता है कि इसके अंदर आर्सेन प्रेजेंट है या नहीं है. ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्सेनिक आपका या तो पेंटावेलेंट फॉर्म में होगा, प्लस के 3 होंगे, या इसके ऊपर प्लस के 5 होंगे. ठीक है, ये तो ट्राइवेलेंट फॉर्म में होगा या पेंटावेलेंट फॉर्म में होगा. अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं. किसकी? उस सैंपल की जिसके अंदर आपका आर्सेनिक प्रेजेंट है HCl के साथ में. किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में. तो जैसे ही आर्सेनिक आपका यदि ट्राइवेलेंट फॉर्म में होगा और ये HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये आपका बनाता है आर्सेनियस एसिड दैट इज H3AsO3. इसको हम बोलते हैं आर्सेनियस एसिड. ठीक है, अगर ये आपका पेंटावेलेंट फॉर्म में है इस तरीके से तो ये HCl के साथ में रिएक्शन करके बनाता है आर्सेनिक एसिड जो कि आपका होता है H3AsO4. ठीक है, आर्सेनिक एसिड. गुड, यहाँ तक समझ में आ गया. अगर ये आपका ट्राइवेलेंट फॉर्म में है तो आर्सेनियस एसिड बनाएगा HCl के साथ में रिएक्शन करके. अगर पेंटावेलेंट फॉर्म में है तो आर्सेनिक एसिड बनाएगा. लेकिन ये आर्सेनिक एसिड भी आपका कन्वर्ट होता है किसमें? आर्सेनियस एसिड में, क्योंकि आर्सेनियस एसिड ही वो कंपाउंड है जो आगे रिएक्शन को कैरी आउट करता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेंटावेलेंट फॉर्म में आपका आर्सेनिक है और HCl के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है? आर्सेनिक एसिड. यहाँ पे आप देख सकते हैं H3AsO4. ठीक है, अब ये पेंटावेलेंट है, कैसे पता लगेगा?
अगर आप इसको आर्सेनिक को इस तरीके से लिख देते हैं और इसमें यहाँ पर OH OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके वैलेंसी देख सकते हैं 3 और 2 5, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पेंटावैलेंट से बना है और इसी को हम बोलते हैं आर्सेनिक एसिड। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं आर्सेनियस एसिड को तो ये आपको कुछ इस तरीके से बनाएगा। गॉट इट? इसके पास 3 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड है, तो दैट मीन इट इज ट्राइवेलेंट प्रोडक्ट, यही आपका कहलाएगा आर्सेनियस एसिड। तो पेंटावैलेंट से आर्सेनिक बना और ट्राइवेलेंट से आर्सेनियस बना। लेकिन ये आर्सेनिक आपका कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन के द्वारा। रिडक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड या सल्फरस एसिड के साथ में, ठीक है, SnCl2। जैसे ही इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये भी आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, आर्सेनियस एसिड में। अब हमारे पास वो प्रोडक्ट आ चुका है जिसकी हमें आगे रिएक्शन करानी है, दैट इज द आर्सेनियस एसिड। अब हम क्या करते हैं, इस आर्सेनियस एसिड की रिएक्शन कराते हैं नेजेंट हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, नेजेंट हाइड्रोजन के साथ में। अब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है आपकी इन दोनों की रिएक्शन की वजह से, दैट इज द जिंक, ग्रेन्युलेटिंग जिंक और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है जब भी आपकी कोई मेटल किसी मिनरल एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो एक तो बनता है साल्ट और दूसरा आपकी हाइड्रोजन लिबरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम HCl के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और आपकी H2 यहाँ पर लिबरेट होती है, ये वाली रिएक्शन आपको पता है। तो जिंक और HCl के प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक। जैसे इसका रिडक्शन होगा तो आपका आर्सेनियस एसिड कन्वर्ट हो जाता है आर्सेन गैस में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेन गैस में। क्योंकि जब आपका ये H3 रिएक्शन करता है इसके साथ में, सॉरी H2 रिएक्शन करता है आर्सेनिक एसिड के साथ में, तो ये क्या करता है, यहाँ के H2 और यहाँ के O दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं तो आपके फॉर्मूला में सिर्फ ये बचता है AsH3, तो दैट इज कॉल्ड आर्सेन गैस। समझ रहे हो यहाँ तक? सबसे पहले रिडक्शन हुआ, रिडक्शन इन दोनों ने आपस में किया रिएक्शन, तो आपकी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। फिर ये नेजेंट हाइड्रोजन आपकी आर्सेनियस एसिड के साथ में रिएक्शन करती है और ये आर्सेनियस एसिड इसके साथ में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है और क्या बनाता है, आर्सेन गैस बनाता है, ठीक है। अब आगे चल के अब ये आपका आर्सेन गैस क्या है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करती है। अगर आप गर्जेट एपरेटस को देखते हैं तो उसमें इस तरीके से एक बोतल होती है, यहाँ पे एक आपकी पाइप लगी होती है और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका एक मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, ठीक है। अब ये सैंपल आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में गैस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो वो गैस कौन सी है, आपकी आर्सेनिक गैस। ये क्या करेगी, इस ट्यूब के माध्यम से ऊपर की तरफ मूव करेगी और यहाँ पर जो आपका मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है उसके साथ में उसके कॉन्टेक्ट में आएगी और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड। दिस इज HgAsH2 का होल ट्वाइस, दैट इज और यही क्या करता है, आपका येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके बीच में रिएक्शन कैसे हो रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये आपका आर्सेन गैस है और ये आपका मर्क्यूरी क्लोराइड है। इसके हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन और इसके 2 क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से आपके 2 क्लोराइड बाहर निकल गए, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे हमने इसके कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 2, तो यहाँ से आपके कितने हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकल गए। तो यहाँ पर आपका बचता है AsH2 और AsH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल से बाहर निकल गए, प्लस यहाँ से आपका क्लोराइड बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आपका बचता है Hg। दोनों आपके आपस में मर्ज जाते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है HgAsH2 एंड AsH2 और यही कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या है, आपका येलो स्टेन, ठीक है। आपके मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पर येलो स्टेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और येलो स्टेन से ही हमें पता लगता है कि इसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है सैंपल के अंदर या नहीं है। यहाँ पे येलो कलर के स्टेन या येलो कलर के धब्बे आपको इंडिकेट करते हैं कि सैंपल के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं है। बेसिकली जहाँ पर आपका ये एपरेटस यूज़ होता है, यहाँ पर बेसिकली आपका हो सकता है कि सिंपल एक बार में ही पता लग जाए। पता लगने का मतलब है आपको टेस्ट और स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता ना पड़े।
लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको और ज़्यादा कैलिब्रेट करने के लिए और ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कराने के लिए हम टेस्ट और स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि येलो स्टेन तभी आएगा जब आपका आर्सेनिक प्रेजेंट होगा, अगर आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है तो येलो स्टेन नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है कोई और गैस वहाँ पर रिएक्शन, आर्सेनिक गैस के जगह पर कोई और गैस रिएक्शन करे तब येलो स्टेन आ जाए, तो एक एरर है, ठीक है। तो दैट मीन अगर आर्सेनिक गैस बनी है तो येलो स्टेन आएगा, अगर आर्सेनिक गैस नहीं बनी है तो येलो स्टेन नहीं आएगा। तो ये आपका एपरेटस है जिसकी वजह से हम इसको गडजेट टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इस एपरेटस का नाम क्या है, गडजेट एपरेटस। इस एपरेटस में आपकी एक बोतल होती है जिसका वाइड माउथड होती है, इसका मुंह क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। इसी के अंदर आपकी एक ग्लास की ट्यूब लगी होती है जिसके अंदर यहाँ पर एक होल होता है, छेद होता है, ठीक है। आगे आपके रबर बंज लगे होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसके बीच में आपका मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर फिट रहता है, सेट रहता है। एक आपका रबर बंच यहाँ पे लगा होता है, ये रबर के भी हो सकते हैं और आपके लकड़ी के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन जो आपके नए एपरेटस मार्केट में आए हैं उनमें रबर के पाए जाते हैं, पहले लकड़ी के होते थे। तो जैसे कि आपने प्रिंसिपल में देखा, प्रिंसिपल में जब हम इसके अंदर सैंपल डालते हैं और सैंपल फाइनली आपका कन्वर्ट होता है आर्सेन गैस में, तो आर्सेन गैस आपकी इस होल की मदद से इसमें इस तरीके से ट्रेवल करती है और ट्रेवल करते हुए कहाँ तक पहुँचती है, मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर तक, यहाँ तक पहुँचती है। और इस मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के कॉन्टैक्ट में आते ही वो क्या करती है, येलो स्टेन प्रोवाइड करती है, तब जाके आपको पता लगता है कि इसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एपरेटस के बारे में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट, क्योंकि इस एपरेटस के बारे में कई बार पूछा गया है। इस एपरेटस की खास बात क्या है, इसके पास एक ग्लास की बोतल होती है जो कि आपकी वाइड माउथड होती है, ठीक है। और इस बोतल की कैपेसिटी होती है 120 ml, 120 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। एंड देन इसके अंदर जो आपका ये ग्लास की ट्यूब लगी होती है, ठीक है, ये ग्लास की ट्यूब आपके 200 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 200 लंबी होती है। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, बाहर की तरफ से अगर आप फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूब, अगर बाहर की तरफ से इसका डायमीटर देखा जाए तो उसका डायमीटर होता है 8 मिलीमीटर। अगर अंदर की तरफ से, क्योंकि कांच थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, अंदर की तरफ से देखा जाए तो डायमीटर थोड़ा कम मिलेगा, तो अंदर की तरफ से इसका डायमीटर होता है 6.5 मिलीमीटर, ओके। और जो आपके दो रबर बंज लगे होते हैं, ये रबर बंज आपके 25 मिलीमीटर के होते हैं, है ना, 25 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 25 × 25 मिलीमीटर। एक आपका 25 mm का होता है। ये आपका पेपर किसका है, मर्क्यूरी क्लोराइड का, एज यू नो। एंड इस होल का जो डायमीटर होता है, या ये होल जो होता है आपका, ये होल आपका 2 mm, दैट इज द 2 मिलीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। इस होल के थ्रू ही आपकी आर्सेन गैस ट्रेवल कर पाती है। तो यहाँ पे आपके स्प्रिंग क्लिप्स लगे होते हैं, क्लिप लगे होते हैं जो कि इन रबर बंच को आपस में ज्वाइंट करके रखते हैं। और यहाँ पर आपका सेंटर में आउटसाइड द बोतल, यहाँ पे आपका एक वूल लगी होती है या एक प्लंजर लगा होता है जो कि आपका किसका होता है, लेड एसीटेट का होता है, ठीक है। अब लेड एसीटेट का क्या रोल है, इसको हम आगे जानेंगे जैसे हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोतल या एपरेटस। नाउ मूव ऑन टू द प्रोसीजर कि हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर वो सैंपल लेना है जिसके अंदर आपको आर्सेनिक प्रेजेंट या आर्सेनिक पता करना है। उस सैंपल को आप लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे और डिजोल्व करने के बाद उसके अंदर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द HCl, इसका अमाउंट डाल देंगे। लेकिन वो HCl होगा कैसा, आर्सेनिक फ्री। वैसे तो सभी के सभी आपके रिएजेंट, इवन आपका वाटर भी क्या होगा, आर्सेनिक फ्री होगा, ठीक है। तो इस HCl को और सैंपल को वाटर में डिजोल्व करके आप लोग इस बोतल के अंदर इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आप क्या करोगे, इस बोतल में, इसी सॉल्यूशन के अंदर आप लोग 1 ग्राम आपको डालना है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। और 5 ml आपको डालना है स्टेनस क्लोराइड का सॉल्यूशन। और साथ ही साथ आपको उसके अंदर डालना है 10 ग्राम जिंक इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलेशन, यानी कि ग्रेनुलेटेड जिंक होंगे। तो ये सभी तीनों चीज़ें आप लोग इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद आप इस पूरे एपरेटस को कम्प्लीटली क्लोज करके, बंद करके, जैसे ये लगा हुआ है इस तरीके से असेंबल करके आप इसको 40 मिनट के लिए रख दोगे। और 40 मिनट के रखने के बाद यहाँ पर इसके आपस में रिडक्शन होगा, रिएक्शंस होंगी डिफरेंट आपकी। सबसे पहले आर्सेनिक से आपका आर्सेनिक एसिड बनेगा, आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड बनेगा, और आर्सेनियस एसिड से आपकी बनेगी आर्सेन गैस।
और ये आर्सेनिक गैस दैट इज द AsH3 ये आपकी मूव करेगी इस होल के थ्रू, और मूव करते करते कहाँ तक जाएगी, इस लेड एसीटेट को क्रॉस करते हुए वहाँ पर पहुँचेगी मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के पास, और वहाँ पर जाकर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और आपका प्रोडक्ट बनता है जो कि येलो स्टेन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर टेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाना है, अलग बॉटल में दूसरे तरीके से देखना है कि स्टैंडर्ड का क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए कि येलो स्टेन एक्चुअल में आते कैसे हैं, ठीक है, कंपैरिजन, क्योंकि लिमिट टेस्ट इज ए कंपैरिजन टेस्ट। तो आप क्या करोगे, सिंपल सैंपल आपको चेंज करना है। वहाँ पे आपने ऐसा सैंपल लिया है जिसमें आपको नहीं पता कि आर्सेनिक है या नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा सैंपल लेना है जिसमें आप कंफर्म हो कि इसके अंदर आर्सेनिक है। ठीक है, और साथ में आपको पूरा प्रोसीजर सेम करना है, सेम जैसे कि 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेना है, 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड लेना है, HCl लेना है, और आपको जिंक लेना है 10 ग्राम। ठीक है, ये सब ऐड करने के बाद 40 मिनट के लिए रखिए और आपके येलो स्टेन प्रोड्यूस होंगे इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे येलो स्टेन यहाँ पर आएंगे उसी को आपको कंपेयर करना है टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। दिस इज द प्रोसीजर, वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रीजन्स के बारे में। रीजन्स जैसे कि जिंक क्यों यूज़ करते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड क्यों यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड क्यों यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर आपका जो ये लेड एसीटेट प्लंजर लगा है, वूल लगा है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न आपका है स्टेनलेस क्लोराइड। स्टेनलेस क्लोराइड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी आर्सेन गैस कंप्लीटली इवोल्व हो सके, है ना। स्टेनलेस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आर्सेनियस एसिड को आर्सेन गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा या हेल्प करेगा, जिससे आपकी आर्सेन गैस ज़्यादा मात्रा में बनेगी और आपके स्टेन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। दूसरा, जितने भी अदर आपके कंपाउंड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि जिंक यूज़ किया है, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस क्लोराइड, ठीक है, HCl, ये सब क्या है, आपके एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है ताकि आपकी आर्सेन गैस बन जाए। इसके बाद जो हमने HCl यूज़ किया है, ये आपका इसका रोल होता है टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, सॉल्यूशन को एसिडिक करने के लिए या उसके pH को 7 से कम करने के लिए हम लोग HCl का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट रीजन इज द लेड एसीटेट वूल। यहाँ पे जो आपका लगा है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने का सिर्फ इतना रीज़न है कि अगर आपके सैंपल के अंदर सल्फर की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि नेजेंट हाइड्रोजन आपकी बनेगी, क्योंकि जिंक और मिनरल एसिड जब आपकी रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन बनेगी, तो उसके साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना सकता है, H2S बना सकता है, और ये H2S आपकी HCl2 के साथ में रिएक्शन कर सकती है। क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स में आप लोग देखोगे कि H2S आपका एज ए रिएजेंट यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए, ताकि आपकी सिर्फ आर्सेन गैस रिएक्शन कर सके, इसी रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, लेड एसीटेट वूल यूज़ करते हैं। गॉट इट। तो दैट्स ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। इसके बारे में हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा, प्रोसीजर के बारे में पढ़ा, और कुछ रीजन्स देखे। अगर इसमें किसी में भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड इसके रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, आप इसको 1-2 बार रिवाइज करके देखेंगे तो होपफुली आप लोग समझ जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।